रेत के टैलों के बिनते बगड़ते नक्काश आपने देखे हैं। हवाएं उन्हें क्या क्या शक्लें देती रहती हैं। यही कैफियत इंसान की है। इंसान खुद को क्या क्या समझता है, कैसी कैसी पायदार तवक्कात रखता है, कैसे कैसे अनोखे दावे करता है। कहीं वो शिद्दात नमरूद नजर आता है तो कहीं हिटलर और मुसोलिनी। कौन बाकी रहा, कौन पायदार है? सब दास्तानें छोड़ जाते हैं। वक्त की हवाएं नक्काश बिगाड़ती हैं, बनाती हैं। जिंदगी सलामत रहती है तो ये नक्काश महफूज रहते हैं। मौत आती है तो सिर्फ कहानियां रह जाती हैं मेरे दोस्तों, जिनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। पुरइसरार और रोमानवी हैरत अंगेज कहानी नीति का। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है नीति का एपिसोड नंबर 22। अरे भाई सुपरमैन, कर्नल डिक्सन की आवाज़ सुनाई दी। नाश्ता नहीं करोगे? ये फिरोज़ कहाँ गया? अपने ट्रेलर में गए हैं, मैंने जवाब दिया। ओफो, आज जल्दी चल पड़ने का ख्याल है और ये लोग देर कर रहे हैं। मैं देखता हूँ, कर्नल डिक्सन ने कहा और ट्रेलर की तरफ बढ़ गया। मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई और फिर जब थोड़ी देर के बाद मैंने कर्नल डिक्सन, नवाब साहब और कौसर को ट्रेलर से बाहर निकलते हुए देखा तो खुद आड़ में हो गया। उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि नाश्ते पर मेरी कमी के बारे में नवाब फिरोजुद्दीन ने क्या बात बनाई। बहरहाल कोई मेरी तलाश में नहीं आया और लोग नाश्ते से फारग हो गए। तब टोबो अपने साथियों के साथ नाश्ता लेकर मेरे पास आ गया। नाश्ता मास्टर। आओ टोबो, मैंने कहा और हम पांचों एक जगह बैठ गए। अब ये भी कौसर साहबा की बदकिस्मती थी कि वो वहीं उस तरफ आ निकली जिधर हम लोग बैठे नाश्ता कर रहे थे। कौसर ने मुझे देखा और उसके चेहरे पर अजियत के नक्काश उभर आए। वो एक लम्हे के लिए रुकी और फिर तेज़ी से वापस मुड़ गई। मैं इत्मीनान से नाश्ता करता रहा। फिर हम लोग नाश्ते से फारग हो गए और फिर चंद मिनट के अंदर अंदर रवानगी की तैयारियां मुकम्मल हो गईं। किसी पर कोई पाबंदी तो थी नहीं। टोबो मेरे साथ ही था और फोना ने भी डनीला के साथ मौजूद थी। उसके अलावा दो नौजवान डकनर और ट्रिंकलर भी उसी ट्रेलर में थे। मैं टोबो के साथ आगे बैठा था। पीछे बैठे हुए लोग खामोश थे। प्रोग्राम के मुताबिक रफ्तार काफ़ी तेज़ थी और नाहमवार ज़मीन पर खूब झटके लग रहे थे। पीछे बैठे हुए लोग परेशान थे। सरफराज, फोना ने रुंधी हुई आवाज़ में मुझे पुकारा। जी मिस फोना, प्लीज़ स्टीयरिंग तुम ले लो, मैं तुम्हारे पास आगे बैठूंगी। थोड़ी दूर चलने के बाद हम स्टीयरिंग बदल लेंगे, मैंने जवाब दिया। ज़रूरी तो नहीं है कि आप टोबो के साथ बैठ जाएं, मिस फोना, डकटेनर ने कहा। शट अप, फोना बिगड़ कर बोली। अरे मगर मैंने, डकटेनर ने हैरत से कहा। तुम नहीं समझते डकटेनर, डंटेला ने कहा। क्या? फोना फाड़ खाने वाले लहजे में बोली। वो कुछ नहीं, टोबो प्लीज़ तुम पीछे आ जाओ, डनीला जल्दी से बोली और दूसरे लोग हंसने लगे। टोबो ने गाड़ी रोक दी और खामोशी से पीछे चला गया। फोना जल्दी से आगे आ गई थी। मैं खामोशी से ड्राइविंग करता रहा। फोना खामोश ही बैठी थी। सफ़र इतनी बरक रफ्तारी से हो रहा था कि किसी किस्म की गुफ्तगू की गुंजाइश ही नहीं थी। बहरहाल कोई काबिल ज़िक्र वाक़या नहीं पेश आया। दोपहर को एक घने जंगल में कुछ देर क़याम किया गया। खाना वगैरह भी गाड़ियों में खा लिया गया और शाम होते होते दर हकीकत तवील सफ़र कर लिया गया था। गो घने जंगलों में रफ्तार बरकरार रखने में दिक्कत पेश आ रही थी, लेकिन बहरहाल सब लोग महारत से गाड़ियां चला रहे थे। फिर जब तारीकी फैल गई तो एक जगह क़याम के लिए मुंतखब कर ली गई और ट्रेलर एक दूसरे से जोड़ दिए गए, क्योंकि ये जगह ज़्यादा महफूज नहीं थी। दूर तक रोशनी फैल गई और लोग हस्बे मामूल कामों में मशगूल हो गए। बहरहाल खूब तफरीह हो रही थी। लोगों को हदायत कर दी गई थी कि ट्रेलरों से ज़्यादा दूर ना रहें, लेकिन बहरहाल नौजवान कहाँ बाज आने वाले थे। माहौल काफ़ी खौफनाक था। रात का खाना भी टोबो ने और मैंने साथ खाया और फिर हम बैठे बातें करते रहे। नवाब साहब वगैरह एक ट्रेलर में शतरंज की बाजी लगाकर बैठ गए। तब फोना हमारे पास पहुंच गई। मिस्टर सरफराज, आपसे कुछ काम है, उसने कहा और मैं उठ गया।
फोना मुझे एक ट्रेलर के अकब में ले आई। अजीब इंसान है आप भी मिस्टर सरफराज, उसने शिकायती लहजे में कहा। क्यों? भला इन लोगों के साथ बैठने की क्या तुक थी? क्यों? मैंने फिर उसी अंदाज में कहा। और मैं जो इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो भी तो मेरे दोस्त हैं। मुझसे ज़्यादा हैं तुम्हारे लिए, फोना ने कहा। कम भी नहीं है। क्या मतलब? फोना हैरत से बोली। क्या समझती हो खुद को, हैं? फोना की हैरत का ठिकाना नहीं था। तुम मजाक कर रहे हो सरफराज। नहीं मिस फोना, लेकिन मेरे दोस्तों को जलील समझने का हक भी नहीं है आपको। वो तुम्हारे दोस्त हैं? हाँ। यही है तुम्हारा मेयार? हाँ। अगर तुम ज़्यादा मेयारी हो तो मुझसे ना मिला करो। मैं तुम्हारे ऊपर लानत भेजती हूँ। मैं खुद तुम्हारे ऊपर लानत भेजता हूँ, मैंने कहा, और फोना पैर पटकती हुई चली गई। हालांकि कोई प्रोग्राम नहीं था, बस कुछ रग चढ़ गई थी जिसकी वजह से मैंने फोना को जलील कर दिया। लेकिन उसके जाने के बाद मैंने उसके बारे में सोचा, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था। कौसर को होश में रखने के लिए कुछ न कुछ जारी रहना चाहिए था। मैरिसा, हाँ, उस बेचारी को क्यों महरूम रखा जाए? गुड। मैंने फैसला करने वाले अंदाज में गर्दन हिलाई और फिर वहाँ से वापस टोबो के पास जाने का इरादा कर लिया था कि फिर कोई नाज़िल हो गया। आने वाला करीब पहुंचा तो मैं चौंक पड़ा। कौसर बीबी, सरफराज, उसने सर्द लहजे में मुझे पुकारा। जी कौसर बीबी, मैंने बड़े प्यार से कहा। मेरा ख्याल है मैं तुम्हारी फितरत को समझती जा रही हूँ। वाकई? मैंने पुरमसरत लहजे में कहा। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कौसर बीबी, और तुम्हें एक मशवरा देने आई हूँ। फरमाइए फरमाइए, मैंने बड़े अदब से कहा। तुम्हारे हक में बेहतर होगा कि तुम ये पार्टी छोड़ दो। अरे फिर कहाँ जाऊँ? मैंने तज्जब से पूछा। कहीं भी, जंगलों में, जहन्नम में। मगर क्यों कौसर बीबी? पार्टी में तुम्हारी मौजूदगी गंदगी फैलाएगी, आपस में फूट भी पड़ सकती है, क्योंकि तुमने अब्बू पर खूब जादू चला रखा है। बिलाशुबा तुम ऊंचे शातिर हो। तुम हमारे दरमियान ज़रूर किसी प्रोग्राम से दाखिल हुए हो। आपके दरमियान कौसर बीबी? हाँ, हमारी कोठी में। बोलो, क्या सोच कर तुमने नवाब फिरोजुद्दीन के घर में दाखिल हुए थे? अगर ऐसी की बात कोई है कौसर बीबी, तो मैं कुछ करता। मैं मुस्कुरा कर रह गया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस पार्टी को छोड़ दो। मैं आपसे ये बात क्यों मानूंगा कौसर बीबी? तुम्हें मानना पड़ेगी। हरगिज़ नहीं, आप नवाब साहब से बात करें। बेहतर है, मैं अब्बू से भी बात करूँगी। मेरी फितरत के बारे में आपकी क्या राय है कौसर बीबी? मुझे सचमुच मज़ा आ रहा था। तुम बेहद चालाक इंसान हो। मुझे मेरी चालाकियों से तो आगाह करें। तुम शतरंज के माहर हो, चालें चलना जानते हो। तुमने अब्बू को फांसने के लिए प्रोग्राम बनाया और तुम किसी तरह सीधे साधे रशीदुद्दीन को फांस कर हमारे घर में दाखिल हो गए। ये बात मेरे इल्म में है कि तुम शतरंज के धनी हो। इसके अलावा तुम माहर निशानाबाज भी थे। तुमने अपने किरदार के ज़रिए हम लोगों पर छाने की कोशिश की और उसमें किसी हद तक कामयाब हो गए। कहकशां रशीदुद्दीन की भोली भाली लड़की, मुझे इल्म है कि वो तुम्हें चाहने लगी थी, लेकिन तुम्हें उसकी ज़्यादा दोशीज़गी के अलावा और क्या मिलता? चुनाचा वो तुम्हारे प्रोग्राम में तुम्हारी मुआवन साबित ना हुई। गरीब नूर जहाँ को भी तुमने फरेब दिया, समझे? बोलो, क्या मैं गलत कह रही हूँ? आप वाकई ज़हीन हैं कौसर बीबी, लेकिन मेरा मकसद क्या था? मेरा हसूल, कौसर ने जवाब दिया। ओहो, आपका ख्याल दुरुस्त है कौसर बीबी। चुनाचा तुम ये पार्टी छोड़ दो। ये नहीं हो सकता कौसर बीबी, पार्टी में दूसरी लड़कियां भी हैं जो मालदार भी हैं। तुम्हारा मकसद सिर्फ दौलत का असूल नहीं। फिर तुम खूबसूरत हो, कुछ खसूसियात के मालिक हो। तुम लोग लड़कियों से खेलना चाहते हो। आपकी जहनी हालत दुरुस्त नहीं है कौसर बीबी। लड़कियां कहकशां नूरजहां भी तेज थी। तुमने यहाँ भी अपनी फितरत की तस्कीन की थी। तुमने उन लोगों को भी तड़पाया था। तो फिर तुम मुझे मेरा काम करने दे कौसर। अब तो आप समझ गई हैं। आपका क्या बिगड़ेगा? हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें भोली भाली लड़कियों से नहीं खेलने दूंगी। तुम इंसान माँ भेड़िए हो। तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम एक आला ख़ानदान के फ़र्द हो। अब आपको सब कुछ पता चल ही गया है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ कि फ़ौरन ये पार्टी छोड़ दो। मुझे गौर करने की मोहलत दें कौसर बीबी। जल्द ही फैसला करोगे, कौसर ने बफरे हुए अंदाज में कहा। जी, मैंने सहमे हुए अंदाज में कहा, और कौसर पाँव पटकती हुई चली गई। मेरा दिल चाह रहा था कि ज़ोर ज़ोर से कहके लगाऊं। मुझे उस लड़की से बहरहाल हमदर्दी थी। दिल की जलन उसे रुसवा कर रही थी।
दूसरी सुबह हस्बे मामूल थी। कौसर ने मेरी शक्ल देखी, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई कशीदगी नहीं थी। मैं उसी तरह हशाश बशाश था। हमने फिर सफ़र शुरू कर दिया और आज के सफ़र में मिस पूना मेरे साथ नहीं थी। अलबत्ता डनीला और कुछ दूसरे लोग थे। टोबो भी साथ था। रास्ते की वजह से सफ़र ज़्यादा तेज़ नहीं रहा। शाम तक कोई काबिल ज़िक्र वाक़या पेश नहीं आया और फिर क़याम की ठहरी। आज ऐलान हो गया था कि कल पूरा दिन आराम किया जाएगा और दूसरे दिन सुबह सफ़र होगा। जगह भी मुनासिब थी। ट्रेलर दूर तक फैला दिए गए और एक छोटी सी आबादी हो गई। मौसीकी शुरू हो गई। दर्द के मारों का ना जाने क्या हाल था। बहरहाल मैंने उनमें दिलचस्पी नहीं ली। टोबो फरागत पाकर नेज़े निकाल लाया था। गो शाम का वक़्त है मास्टर, लेकिन इब्तदा सही। जैसे तुम्हारी राय टोबो, मैंने कहा, और हम लोग एक ट्रेलर के अक़ब में खुली जगह पहुंच गए। यहाँ टोबो ने मुझे नेज़ा पकड़ना सिखाया। उन कामों में मुझे खासी दिलचस्पी थी। उसकी थोड़ी ही देर के बाद मैं टोबो पर शानदार वार करने लगा और टोबो खुशी से उछल पड़ा। सिर्फ चंद रोज़ मास्टर, मेरा दावा है कि तुम बेहतरीन नेज़ाबाज बन जाओगे। बहरहाल तुम मेरे उस्ताद हो। ऐसा शानदार शागिर्द किसी को न मिला होगा, टोबो ने कहा, और हम वापस आ गए। रात को लड़कियां बलाओं की तरह निकल पड़ती थी। कौसर ने कोई नया गुल नहीं खिलाया था। नवाब साहब हस्मे मामूल थे। बाबरा फोना उसी तरह रूठी हुई थी। कई बार नज़र पड़ी, लेकिन नहूसत से नाक चढ़ा ली। तब मैंने मरीसा की तलाश शुरू कर दी, और उसे तलाश कर लेना ऐसा मुश्किल काम नहीं था। अपने ट्रेलर से निकल रही थी कि मैंने जा लिया। मिस मरीसा, मैंने उसे पुकारा और वो ठठक गई। हेलो, उसने सर्द आवाज़ में जवाब दिया। नाराज़ है मिस मरीसा? नहीं, मैंने यही महसूस किया है। मरीसा खामोश रही। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। माफ़ कीजिए, शायद आप किसी ज़रूरी काम से जा रही हैं। मुदाखलत के लिए माज़रत ख़वाह हूँ। मैं पलट कर वापस चल दिया, एक उम्मीद के साथ, और उम्मीद पूरी हो गई। मरीसा ने जल्दी ही मुझे आवाज़ दी। अब आप नाराज़ हो गए? वो मुस्कराई। हरगिज़ नहीं, मुलाजमों को नाराज़गी का क्या हक़ है? मैं तो आप लोगों का मुलाजम हूँ मिस मरीसा। मेरी कौन सी बात से आपने महसूस किया? आपकी तो कोई बात ही नहीं, लेकिन दूसरे ऐसा ही समझते हैं और आप दूसरों के लिए हमें जलील करते हैं। मरीसा ने शिकायत की। हरगिज़ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मिस मरीसा, बाज़ औक़ात मेरी ज़हनी रो भटक जाती है। आइए कहीं बैठकर बातें करें। जो हुक्म, मैंने बड़ी सआदतमंदी से कहा और मैं मिस मरीसा को साथ लेकर चल पड़ा। मैंने जानबूझकर कौसर की तरफ रुख किया था और उस ट्रेलर के सामने से निकलते हुए ज़ोर ज़ोर से बातें भी की। फिर मैंने कौसर को झांकते हुए भी महसूस किया था और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। हम एक सुनसान जगह पर पहुंचकर बैठ गए। ये सफ़र इंतहाई दिलकश है सरफराज, लेकिन मैं तुम्हारी बेरुखी से बददिल हो गई थी, मरीसा ने कहा। बेरुखी? मैंने हैरत से कहा। हाँ, तुम्हें एहसास ही नहीं है। ये बात नहीं मिस मरीसा, दरअसल मेरी अहमकाना सोच मुझे आपसे दूर ले गई थी। बस बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने आपके साथ ज़्यादती की है, मैंने शर्मिंदगी से कहा। लेकिन हम दूर तो नहीं हुए। ये आपकी फ़राख दिली है मिस मरीसा। मैं आज भी तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ सरफराज। मरीसा को जज्बाती होने में कितनी देर लगती, वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई। मेरी दिली आरज़ू पूरी हो गई थी। कौसर ज़्यादा दूर नहीं थी। चुनाचा आज मैंने अपनी फितरत के ख़िलाफ़ किया। उन दिनों तबीयत कुछ ऐसी ही हो गई थी। मैंने मरीसा को भींच कर उसका तवील बोसा लिया और मरीसा बेखुद हो गई। वो मुझसे लिपट गई और मुझे बुरा न लगा। मैं तो टूटा हुआ इंसान था, लूट का माल, प्लास्टिक का खिलौना, सब के लिए। तकरीबन आधे घंटे तक मरीसा मेरे पास बैठी रही। फिर जब हम उठे तो मरीसा बहुत खुश थी। उसने मेरा अलविदाई बोसा लेते हुए कहा, यह दुरुस्त है सरफराज, इंसान की लगन सच्ची होनी चाहिए। उसकी मुराद उसे मिल जाती है। मेरे दिल में तुम्हारी चाहत थी, सो देख लो, मैंने तुम्हें हासिल कर लिया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और हम मुस्कुराते हुए वापस आ गए। रात को जब मैं सोने के लिए लेटा तो मेरे जहन में एक और ख्याल ने जन्म लिया। कौसर कहीं सचमुच नवाब साहब से मेरे बारे में शिकायत ना कर दे, और अगर उसने किसी दिन मुझे किसी के साथ दिखा भी दिया तो बुरा होगा। नवाब साहब का मान टूट गया तो फिर वाकई ये पार्टी छोड़ देनी पड़ेगी। फिर रह क्या जाएगा, फिर क्या किया जाए। और फिर मैंने सोचा कि कौसर इस स्टेज पर पहुंच गई है
कि अब उसके ज़हन का बदलना सख्त मुश्किल है। चुनाचा अब कोई ख़तरा नहीं है। अगर ये लड़कियों का चक्कर ख़त्म भी कर दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। मैंने सोच लिया कि अब इस सिलसिले में ज़्यादा आगे बढ़ना मुनासिब नहीं। हाँ, सिर्फ कौसर को दिखाने की हद तक ठीक है। और ये तय करने के बाद मैं सो गया। दूसरी सुबह फिर ज़ोर शोर के साथ शिकार की तैयारियां हो रही थी। आज चूँकि पूरा दिन का क़याम था, इसलिए कुछ ज़्यादा ही ज़ोर शोर था। मैं उन लोगों के दरमियान पहुंचा तो एक शोर मच गया। कर्नल डिक्सन मुझे अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते थे। नवाब साहब अपनी पार्टी में, नौजवानों की एक अलग पार्टी थी। चुनाचा जोगिंदर ने कहा कि चौंका मैं नौजवानों में हूँ, इसलिए नौजवानों की पार्टी में शामिल रहूँगा। आखिर में फ़ैसला मेरे ऊपर छोड़ा गया। मैं तो खादम हूँ, जो हुक्म देंगे करूँगा, लेकिन अगर आज मुझे माफ़ कर दिया जाए तो बेहतर है। अरे क्यों खैरियत? बहुत सी आवाज़ें उभरी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। अरे क्या बात है सरफराज? नवाब साहब जल्दी से आगे बढ़ आए। रात को नींद नहीं आ रही, सर दर्द कर रहा था, बदन भारी हो रहा था। तब तुम आराम करो, कर्नल डिक्सन बोले। मैं दवा दे देता हूँ, डॉक्टर ने कहा। मैंने खामोशी मुनासिब समझी थी। बहरहाल यूं मैं जाने से गया। मेरे अलावा सिर्फ 2 स्याह फार्म कैंप में रहे। चुनाचा मैंने टोबो को रोक लिया और पार्टियां रवाना हो गईं। क्या बात है मास्टर, कैसी तबीयत है? बिल्कुल ठीक हो टोबो, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर शिकार पर क्यों नहीं गए? आज इन लोगों को शिकार करने दो, हम आज दिन भर मशक करेंगे। ओहो वंडरफुल चीफ, ये बात है तो ठीक है। तो यूं हमने उन लोगों को सिर्फ टाल दिया है। खूब, बहुत खूब। आज हम मशक करेंगे। और फिर दर हकीकत पूरा दिन हम नेज़ाबाजी, कुल्हाड़ी, खंजर वगैरह के बारे में मशक करते रहे। टोबो का दूसरा साथी वंडा भी बड़ी दिलचस्पी ले रहा था और उन कोशिशों पर टोबो के मुंह से खुशी की आवाज़ें निकल जाती थी। 5 बजे पार्टियों की वापसी शुरू हो गई। शिकार की कैफियत शर्मनाक थी और वह सब मिलकर इतना भी शिकार नहीं कर सके थे जितना मैं और टोबो कर लाए थे। बहरहाल सारी पार्टियां वापस आ गईं। मरीसा झपटती हुई मेरे पास आई थी। अब कैसी तबीयत है सरफराज? ठीक हूँ, मैंने सर्दमहरी से जवाब दिया, लेकिन इन बातों का ज़्यादा नोटिस नहीं लेती थी। चुनाचा जल्दी से बोली, हाय तुम्हारे बगैर मज़ा नहीं आया। सब तुम्हारे बारे में बातें करते रहे। कोई शिकार नहीं हुआ। मारते थे हरन को और गोली लगती थी किसी दरख्त को। किस किस ने शिकार किया? मैंने पूछा और मरीसा ने ना जाने कहाँ कहाँ की बकवास करने लगी और फिर उसने चारों तरफ देख कर कहा, आज सब थक कर चूर हो गए हैं। मैंने चौंक कर उसे देखा। खूब गहरी नींद सोएंगे? मतलब मैं रात को आऊँगी। ओहो, आज हम आज़ादी से मिलेंगे डार्लिंग। मरीसा के लहजे में जज्बात झलक रहे थे। फिर उस हमाकत पर उतर आई मरीसा। मैंने गोसीले लहजे में कहा, क्या कहूँ? क्यों? मरीसा मेरी लहजे पर बुखला गई। मैं तुम्हें बता चुका हूँ मरीसा, मुझे हदूद पसंद हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। मरीसा भी झंझला गई। तब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तुम जहन्नम में जाओ। बड़े पार साहब बनते हो। क्या समझते हो खुद को? तुमने मेरी तौहीन की है। मैंने तुम्हें एजाज़ बख्शा था। मैंने दिल पर जबर करके तुमसे ये बात कही थी, इस ख्याल के तहत कि शायद तुम ये बात कहने की जुर्रत ना कर सको। मैं ये बात कहने की जुर्रत रखता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करा दूंगी। मैं तुम्हारी शक्ल बिगाड़ दूंगी। 2 टके के मुलाजम। तुम्हारी हैसियत ही क्या है? कमीने, नीच, जलील। मरीसा आपे से बाहर हो गई थी। मैं पुरसून निगाहों से उसे देखता रहा और फिर बड़े इत्मीनान से आगे बढ़ा और फिर मेरे जनाटेदार थप्पड़ की आवाज़ दूर तक गूंजी। मरीसा ज़मीन पर गिर पड़ी। मैं तुम्हारा मुलाजम नहीं हूँ, समझी? इनके अलावा कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता जो मेरे आका हैं। मेरा ख्याल है ये थप्पड़ तुम्हारे सारे जज्बात का भूत उतार देगा। और फिर मैं उस जगह से हट आया। मेरे ज़हन पर कोई ख़ास तासुर नहीं था। मरीसा अगर कुछ गड़बड़ भी करती है तो देखा जाएगा। चुनाचा मैं पुरसकून था। रात हो गई। मैंने हस्बे मामूल टोबो वगैरह के साथ खाना खाया, लेकिन रात गए तक कोई ऐसी बात नहीं हुई। मरीसा ने शायद खामोशी ही इख्तियार कर ली थी। मैंने रात फिर एक ट्रेलर में गुजारी और दूसरी सुबह से सफ़र शुरू हो गया। आज मेरे ट्रेलर में ना बाबरा फूना थी, ना मरीसा। हाँ, डलीना साहबा बतौर ख़ास मौजूद थी, लेकिन फ़िलहाल किसी फजूल हरकत की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इस लड़की की तरफ तवज्जो नहीं दी और सफ़र जारी रहा। टोबो मेरे साथ था, मुझे जंगलों की कहानियाँ सुना रहा था और सब लोग उन कहानियों में
दिलचस्पी ले रहे थे। डनीला ने कई बार मेरे कंधों पर हाथ रखा था और मुझे हैरत थी कि बहुत से नौजवान मौजूद थे। उनमें चंद बहुत स्मार्ट और खूबसूरत थे, लेकिन खाकसार पर आम तौर पर मुफरमाई हो जाती है। दोपहर ढल गई, सहपहर शुरू हो रही थी कि बादल छा गए। फिजा में ठंडक रच गई, लेकिन थोड़ी दूर के सफ़र के बाद मौसम का रंग बदलने लगा। आसमान ने मटियाले रंगत इख्तियार कर ली और आंधी के आसार नुमायां हो गए। सबसे आगे वाली गाड़ी में मेकार्ड और हैगले थे। उन लोगों ने शायद कफियत महसूस कर ली, चुनाचा फ्लैग निकाल लिया गया और गाड़ियां रुक गईं। तमाम लोग नीचे उतर आए थे। क्या बात है प्रोफेसर, नवाब साहब ने पूछा। आंधी, यकीनन आंधी है, प्रोफेसर हैगले ने जवाब दिया। फिर क्या किया जाए? अच्छा है कि हम दरख्तों के इलाके से दूर रहें। फौरी तौर पर बंदोबस्त कर लिया जाए। सफ़र मुलतवी। ज़ाहिर है इस तूफ़ान से जान बचाई जाए। सफ़र की क्या बात है? क्या मशवरा है डॉक्टर मेकार्ड? बिल्कुल ठीक है, सारी गाड़ियां एक दूसरे से जोड़ दी जाएं। दरमियान में जगह ही ना छोड़ी जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक ट्रेलर में आ जाएं। डॉक्टर मेकार्ड ने पार्टी सरबराह होने की हैसियत से कहा और सारे लोगों ने उसकी हिदायत पर अमल किया। अब तूफ़ान की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, एक खौफनाक गड़गड़ाहट जो आसमान से ही आ रही थी। आसमान तारीक तर होता जा रहा था। क्या फंसी खेज मंजर था, और मेरे दिल में सरूर की लहरें उठ रही थी। सहराए आज़म की दास्तानें मेरे सामने थी। अब ये तूफ़ान खसो खाशाक की तरह एक एक चीज़ उड़ा कर ले जाएगा। हम सब की लाशें चील कमों की तरह फिजा में उठ रही होंगी, और वह फिर हम लोग भी किताबों में चिपसा रह जाएंगे। लोग हमारे बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन गड़गड़ाहट सरफराज अकब से फरोज़ुद्दीन की आवाज़ सुनाई दी और मैं पलट पड़ा। कौसर भी नवाब साहब के साथ मौजूद थी और खामोश खड़ी थी। क्या महसूस कर रहे हो सरफराज? क्या सोच रहे हो? जो सोच रहा हूँ आपको पसंद नहीं आएगा, मैंने जवाब दिया। क्या सोच रहे हो, बताओ तो सही। हवा की गड़गड़ाहट कैसी है नवाब साहब? बेपनाह ताकतवर हवा में पहाड़ों से टकरा रही है और आवाज़ की गूंज फिजा में गड़गड़ाहट पैदा कर रही है। क्या यह तूफ़ान हसीन नहीं है? बहुत खूब सारजादे, इसे यहाँ तक पहुँचने दो, फिर इसका हुस्न देखना। मेरी दिल्ली आरज़ू है नवाब साहब, तूफ़ान यहाँ पहुँच जाए, गाड़ियाँ तिनकों की तरह फिजा में उड़ जाएं, फिर ज़मीन से टकराएं और टुकड़े टुकड़े हो जाएं, और फिर हमारी लाशें हवाओं के दोष पर उड़ती हुई दरख्तों में जा उलझें। खुदा की पनाह, नवाब साहब आहिस्ता से बड़बड़ाए। आपका क्या ख्याल है कौसर बीबी? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। कौसर ने कोई जवाब ना दिया। स्याह तूफ़ान बिल आकर हम तक पहुंच गया। हवाओं का शोर था कि क़यामत सुगरा। बड़ी भयानक आवाज़ें थी। ना जाने क्या कुछ वह अपने जलों में समेटे हुए थी। ना जाने क्या क्या ट्रेलरों और गाड़ियों से टकरा रहा था। ट्रेलर लर्ज़ रहे थे। कभी कभी तो ऐसा लगता कि जैसे ट्रेलर सचमुच ज़मीन छोड़ देंगे। कौसर नवाब साहब से लिपट गई थी। कहीं कहीं लड़कियों की चीखें सुनाई दे जाती थी। बड़ी भयानक कफियत थी। सब लोग साकत थे। लेकिन तूफ़ान चंद साइत बार ट्रेलों के पास से गुजरा और आगे बढ़ गया। अब उसकी गड़गड़ाहट आगे सुनाई दे रही थी। खुदा का शुक्र है, नवाब साहब बोले। ये क्या हुआ नवाब साहब? मैंने पूछा। तूफ़ान बहुत तेज़ था, लेकिन उसका हजम ज़्यादा नहीं था। क्या मतलब? भाई, एक छोटा सा गोल था जो बहुत ताकतवर था, लेकिन हम जम ज़्यादा ना होने की वजह से वो देर तक एक जगह नहीं ठहर सकता और तेज़ी से आगे बढ़ गया। बच गए, प्रोफेसर हैगले ने नारा लगाया, और फिर चारों तरफ से खुशी की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। गो तूफ़ान की आवाज़ अब भी वैसी ही थी। पहाड़ चीख रहे थे, लेकिन खतरा टल गया था। तमाम लोग खामोश खड़े थे। तूफ़ान की आवाज़ अब भी दिलों पर हैबत तारी कर रही थी। तब दूर किसी ट्रेलर से स्याह फार्म के वहशियाना नारे गूंजे और सब चौंक पड़े। ये अफ्रीकी इन तूफ़ानों की तबाही से खूब वाकिफ थे। चुनाचा तूफ़ान टल जाने के बाद खुश भी वही थे। किसी ने ट्रेलर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। अफ्रीकियों ने कोई ज़रूरी गीत शुरू कर दिया था। अब तूफ़ान दूर चला गया था, लेकिन फिजा में हल्की सी लर्ज़श बाकी थी, और उस लर्ज़श में तूफ़ान का गीत बहुत अजीब, बहुत अनोखा, बेहद पुरइसरार मालूम हो रहा था। ना जाने क्यों मेरे में ख्वाहिश उभरी कि मैं उन लोगों के करीब जाऊं और करीब से उन चेहरों का तज्ज़िया करूं, और मैं तेज़ी से ट्रेलर का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गया।
ارے ارے اور سارے میرے عقب میں نواب صاحب کی آواز لپکی اور میں اسے انسنی کر کے اس ٹریلر کی طرف بڑھ گیا جس میں سیاہ فام موجود تھے۔ باہر ہوا اب بھی ایسی تھی کہ قدم اکھاڑ دے، لیکن میں مضبوطی سے قدم بڑھاتا ہوا آگے بڑھتا رہا اور اس ٹریلر کے پاس پہنچ گیا جس سے آوازیں آ رہی تھی۔ ٹوبو، میں نے کھڑکی سے منہ لگا کر آواز دی۔ ہاں ہاں، موسم کا پہلا جیالہ کروڈا، یہ میرا چیف ہے۔ آؤ آؤ ماسٹر، مجھے یقین تھا کہ تمہارے علاوہ اور کون ان ہواؤں میں باہر نکل سکتا ہے۔ ٹوبو نے دروازہ کھول کر ہاتھ آگے بڑھا دیا اور میں اس کا ہاتھ کا سہارا لے کر اندر پہنچ گیا۔ اندر ٹوبو، اس کے 3 ساتھی اور چند دوسرے لوگ موجود تھے۔ باہر کیا کیفیت ہے؟ احمد البدی نے پوچھا۔ ہوا بہت تیز ہے، قدم اکھاڑ دینے والی۔ تو ایسی حالت میں باہر نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ میں نے لاپرواہی سے کہا۔ دوسرے لوگوں کی کیا کیفیت ہے؟ سب خوش و خرم ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور احمد البدی عجیب سی نگاہوں سے مجھے گھورنے لگا۔ تب میں نے ٹوبو سے کہا کہ تم نے گانا کیوں بند کر دیا ٹوبو؟ اوہو ہاں، ہم خوشی کا گیت گا رہے تھے، تمہاری آواز ہی مجھے کھینچ لائی تھی۔ سچ؟ ٹوبو نے خوش ہو کر کہا۔ یقین کرو۔ تم افریقہ میں کیوں نہیں پیدا ہوئے چیف؟ یقین کرو تمہارے اندر افریقیوں کی سی خصوصیات ہیں۔ بس غلطی ہو گئی ٹوبو، پیدا ہونے سے پہلے میں نے افریقہ کے بارے میں بہت سوچا تھا، میں نے ہنستے ہوئے کہا، اور دوسرے لوگ بھی ہنسنے لگے۔ ہواؤں کی سنسناہٹ اب بھی اسی طرح تھی، باہر کان پھاڑ دینے والے شور تھا۔ تب میں نے ٹوبو سے کہا، کیا خوشی کا گیت ختم ہو گیا؟ نہیں ماسٹر، دوبارہ جاری ہو جائے گا۔ تب آؤ نیچے چلے۔ آؤ، ٹوبو نے اپنے ساتھیوں کی طرف رخ کر کے کہا، اور سب لوگ نیچے اتر گئے۔